हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम इतिहास की यानी कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो अपनी चीज़ों को पढ़ने लग रहे थे, उसी श्रृंखला में हम कुछ चीज़ें और समझेंगे। हमने अभी तक ब्रिटिश सरकार और कंपनी के अधीन जितने भी शासन हुए और उनके द्वारा अधिनियम का निर्माण किया गया, उनके बारे में हमने चीज़ें समझी। लेकिन अब हम चीज़ें उसी में बढ़ाते हुए हमने 1892 तक के अधिनियम पढ़े थे। अब हम 1909 का एक भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। और हम इसमें एक और अधिनियम पढ़ेंगे 1919 का। इसमें दो अधिनियम पढ़ेंगे हम, पहला 1909 का, फिर दूसरा 1919 का। इस अधिनियम में भी बहुत प्रमुख प्रमुख बातें हैं जो कि बहुत ही संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जाम के लिए कभी ना कभी ये सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले 1909 भारत शासन अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार इसको इसलिए कहा गया, मार्ले और मिंटो मिलकर दो व्यक्ति थे, जो एक भारत का सचिव था, जो एक भारत का वायसराय था। एक ब्रिटिश में सचिव था और एक भारत में वायसराय था। जो मार्ले थे वो ब्रिटिश में सचिव थे और जो मिंटो थे वो हमारे देश में वायसराय थे। तो इन्हीं को, दो नामों को मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इस अधिनियम के नाम को रखा दिया गया। अब इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं इस अधिनियम में, उन्हीं को समझते हैं। पहली, केंद्रीय परिषद के सदस्य, जो पहले केंद्रीय परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले 16 सदस्य थे लेकिन अब धीरे धीरे 60 कर दी गई। तो परिवर्तन के हिसाब से इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसमें कुछ चीजें और देखते हैं हम। इसमें क्या था, प्रथम निर्वाचन के लिए मुस्लिम सदस्य यानी कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व की निर्वाचन के लिए व्यवस्था कर दी गई। देखिए, ये एक ऐसा समय था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यानी कि इस टाइम पर प्रथम निर्वाचन यानी कि अब सांप्रदायिक रूप से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई थी। जो निर्वाचन होते थे वो सांप्रदायिक रूप से उनके प्रतिनिधि चुने जा सकते थे। अब यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई थी। लॉर्ड मिंटो जो थे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रथम जनक कहे जाते हैं। और इसी चीज को अगर हम समझने लगे तो इसके हमारे पास इतने भयानक परिणाम साबित होते हैं 1947 में आकर, जब हमारे देश का बंटवारा होता है। इन्हीं कारणों से जब हमारे देश में सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की प्रक्रिया लागू कर दी गई, तो इसी इसी आधार पर हमारे देश में विभाजन हुआ था 1947 में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ और अंग्रेजों के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की ये नीति थी कि फूट डालो और राज करो। यानी कि हिंदू मुस्लिम अन्य सभी संप्रदायों को आपस में लड़ाओ और हमारे देश पर राज करो। तो चलिए, इसका इतना महत्व था, यानी कि इतना ज्यादा दुष्परिणाम हमारे देश में आगे चलकर सामने आया था। तो चलिए दूसरे अधिनियम को हम समझते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम को। इसकी भी कुछ प्रमुख बातें रही हैं। पहले इसका जैसे नाम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया, इसे भी माउंटेस चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना गया। माउंटेस चेम्सफोर्ड नाम के सुधार से भी जाना गया इसको। इसे भी इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि सचिव थे, वायसराय थे, इसी को ऐसे ही कहेंगे। इसमें क्या क्या व्यवस्था देखी गई, इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं, चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें सबसे पहले तो दो सदनीय व्यवस्था के लागू कर दिया गया। हमारे देश में जो आज राज्यसभा लोकसभा दो सदन देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इसको हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया था पहले सदन को, और लेजिस्लेटिव असेंबली दूसरे सदन को कहा गया था। यानी कि यहाँ पर दो सदनों की व्यवस्था लागू कर दी गई थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। यानी कि अब जो निर्वाचन हो रहे थे वो प्रत्यक्ष रूप से होने लगे थे, तो इसमें ये व्यवस्था कर दी गई थी। अब इसमें 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो आज हमारा यूपीएससी है, जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि पहला केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया 1926 में किया गया। लेकिन धीरे धीरे जो आपका हमारा लोक सेवा आयोग है उसमें यहीं से जुड़ाव लगता है और कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ाव रखता है वो दोनों चीजें। तो चलिए, केंद्रीय, इसमें एक चीज और मिली हमें, केंद्र और राज्य में जो बजट थे उनको अलग कर दिया गया। यानी कि पहले प्रांतीय व्यवस्था और केंद्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर कानून बनाने लगे थे अब। यानी कि केंद्र में भी और प्रांत में भी अलग अलग विषय होते थे कानून के। जहां जहां नियम बनाने थे वहां के सबके अलग अलग विषय थे।
इसलिए अब जो बजट हो गया था वो भी सेपरेट कर दिया गया था। केंद्र का अलग बजट और राज्य का अलग बजट, मतलब सॉरी, राज्य नहीं कहा जाता था, प्रांत कहा जा सकता है उस टाइम पे। यानी कि केंद्र का और प्रांत का दोनों का अलग बजट स्थापित कर दिया गया था। तो इसमें और चीजें समझते हैं। इसमें एक साइमन आयोग बनाया गया था 1927 में। ये आयोग इसलिए बनाया गया था क्योंकि हमारे देश में जो संविधान का निर्माण होना था, उसमें नए संविधान के लिए कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, उसकी जांच करने के लिए इस आयोग का निर्माण किया गया था। लेकिन किसी कारण से हमारे देश के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। इसका कारण सिर्फ ये था क्योंकि इसमें जो सदस्य थे वो ब्रिटिश के द्वारा चुने गए थे, और सारे सदस्य इस आयोग के अंतर्गत ब्रिटिश के थे, और हमारे देश के संविधान के निर्माण के लिए जो चीजें ढूंढ रहे थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ही ढूंढ रहे थे। तो इसलिए हमारे देश के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। अगर हम इसे देखने लगे तो इसे इसके अंतर्गत ही 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा आसान भाषा में समझने के लिए आप ये समझिए, सॉरी, गोलमेज सम्मेलन को यहाँ पर आसान भाषा में समझने के लिए ये समझिए कि एक गोल मेज थी। यानी कि गोल मेज, हम इसे ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं कि एक गोल मेज थी यहाँ पर। इस गोल मेज के साइड में व्यक्ति बैठने थे और यहाँ पर वार्तालाप होनी थी। तो इसको गोलमेज सम्मेलन कहा गया। हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो कि महत्वपूर्ण सम्मेलन थे, इससे जुड़े, यानी कि इस आयोग से जुड़े ही सम्मेलन थे। ठीक है। अब एक सांप्रदायिक अवार्ड की नियुक्ति की गई थी, यानी कि एक सांप्रदायिक अवार्ड बनाया गया था 1932 में। ये भी महत्वपूर्ण था क्योंकि देखिए, जब ये सांप्रदायिक अवार्ड बना दिया तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ब्रिटिश की मानसिकता थी, वो ये चाहते थे कि हमारे देश में विभाजन होता रहे। यानी कि हमारे देश के जो संप्रदाय हैं वो आपस में झगड़ते रहें और हम यहाँ पर शासन करते रहें। तो इसलिए एक सांप्रदायिक अवार्ड बना दिया था 1932 में। यानी कि अभी तक तो हम देख रहे थे मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर सिख, ईसाई और अन्य जितने भी संप्रदाय थे उनके लिए भी यहाँ पर अलग प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया था। और यहाँ पर जो इस आयोग को था, इस आयोग का कहीं ना कहीं हमारे देश पर विरोध भी हुआ था, और इसके संबंध में कुछ चीजें हमारी गड़बड़ाई हुई दिखी थी। और अनुसूचित जातियों के लिए भी इस आयोग में व्यवस्था कर दी गई थी कि उनके लिए भी अलग प्रतिनिधि की व्यवस्था की जाए। तो लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में अब संविधान का निर्माण हुआ, वहां पर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है। वहां पर सिर्फ SC ST कम्युनिटी के लिए क्या कहते हैं, जनजातीय क्षेत्र है, उनके लिए जो निर्वाचन की सीटें होती हैं उनके लिए आरक्षित कर दी जाती हैं। उसकी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में फिलहाल में देखने को मिलती है। देखिए, हमने ये चीजें आसानी से समझी, 1919 के अधिनियम को आसानी से समझा। अब हम जो एक इम्पोर्टेंट अधिनियम है 1935 का, वो हमारे संविधान के लिए ये कह सकते हैं कि आधारशिला होती है, आधारशिला कह सकते हैं हमारे संविधान की। यानी कि उस अधिनियम से ही हमारे देश के संविधान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कई आलोचक ये भी कहते हैं, हमारे संविधान के आलोचक जितने भी हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो संविधान है वो सारा का सारा, यानी कि हमारे संविधान जो 1935 के अधिनियम से है, कॉपी कर दिया गया है। तो इसी आलोचक ये भी कहते हैं। तो चलिए, हम 1935 के अधिनियम को बड़े ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम चीजों को ये समझ लें, उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हमने मैप बनाया है। इस मैप में कुछ चीजें हमने दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, कि मैप को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि इसको हम उत्तरी भाग कह सकते हैं, और इसको हम दक्षिणी भाग कह सकते हैं, इसको पश्चिमी और इसको पूर्वी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है हर एक स्टूडेंट को, वो यही होती है कि उत्तरी राज्य कौन से हैं, दक्षिणी राज्य कौन से हैं, या पूर्वी राज्य कौन से हैं, पश्चिमी राज्य कौन से हैं। तो हम इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि जो उत्तरी राज्य है हमारे, यानी कि साउथ वाले, नॉर्थ वाले, तो उसमें देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो हमारे अब तो डिफाइन कर दिए गए हैं। इसमें आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ के सारे इतने राज्य हैं, यानी कि यहाँ पर सारे राज्य मिला के ये उत्तरी राज्य आते हैं, नॉर्थ के राज्य आते हैं, और नीचे के राज्य साउथ के राज्य आते हैं, जैसे केरला हुआ, गोवा हुआ और तमिलनाडु हुआ। ये विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में, यानी कि विभिन्न राज्य हैं जो कि हमारे दक्षिणी साउथ के राज्य आते हैं, साउथ स्टेट के नाम से जाने जाते हैं।
इसमें तमिलनाडु, केरल, गोवा कई सारे क्षेत्र हैं जो कि ये साउथ के क्षेत्र में आते हैं। और अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में देखने लगे तो ये गुजरात ही हमारा प्रमुख है और राजस्थान हमारा दूसरा नंबर पर, यानी कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का भी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और हम पूर्वी क्षेत्र में हम बात करने लगे हैं तो पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्य, यानी कि सेवन सिस्टर के नाम से जाने वाले राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, कुछ इस प्रकार यहाँ के राज्य हमने देख लिए। तो ये सब पूर्वी राज्य के नाम से जाने जाते हैं। एक और कह सकते हैं हम मध्य राज्य। मध्य राज्य यानी कि मतलब मध्य के, जो हमारे देश के बीच के मध्य हैं, वो राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, हमारे देश का हृदय, इसको हम हमारे देश का हृदय भी कहते हैं। तो चलिए, हमने मैप को समझने के लिए चीजें हमने ये रखी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि हम ये जब चीजें पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चीजें और अलग से अटैच करनी होती हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम मैप को भी समझते चलेंगे धीरे धीरे। एक मैप के थ्रू हम चीजों को और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें चीजें और आसानी से समझने लगने, ताकि हम चीजों को आसानी से समझें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए, ऐसे वीडियो बनाएंगे आगे भी, और बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। हो सकता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार।